ज्ञानभारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 आंकड़ा शास्त्र लेसन नंबर 3 रेखिक नियत संबंध। अब अपने रेखिक नियत संबंध के अंदर हमने लेसन नंबर 2 जो सुरेख शब्द सीखा उसी तरह का है, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पहले अपने नियत संबंध अर्थात क्या कि अपने दो संबंधित चरों के बीच का जो तुलनात्मक संबंध है उसे अपने नियत संबंध करते हैं। उससे पहले अपने देखे कि सहसंबंध कर सकते क्या कर सकते थे। एक चर के ज्ञात मूल्य के लिए उसके अनुरूप दूसरे चर का अपेक्षित अनुमानित मूल्य अपने प्राप्त नहीं कर सकते। सहसंबंध में अपने एक चर के द्वारा दूसरे चर में जो अनुमानित मूल्य चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। और दो चरों के बीच किसी भी प्रकार का संबंध हो तब एक चर के ज्ञात मूल्य से दूसरे चर का अनुमानित मूल्य उस संबंध का उपयोग करके प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने नियत संबंध ज्ञात करेंगे। अब उसके अंदर उदाहरण देखेंगे किसी वस्तु का विज्ञापन खर्च एवं वस्तु की बिक्री के बीच का संबंध। तो विज्ञापन खर्च के किसी मूल्य के अनुरूप वस्तु की बिक्री के लिए अनुमान करना हो तो मात्र सहसंबंध से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अपने नियत संबंध की आवश्यकता होती है। तो अपने दूसरा शाब्दिक अर्थ है कि प्रतिगमन या तो औसत मूल्य की ओर वापस आना, औसत मूल्य की ओर वापस आना ऐसा होता है। ये जो नियत संबंध पद का उपयोग सर्वप्रथम जो फ्रांसिस गाल्टन नामक सांख्यिक थे उसने किया था कि और उसके अंदर पिता और वयस्क पुत्र की 1000 युग्म के लिए ऊंचाई की सूचना एकत्र करने के लिए उसने रुचिकर सारांश अपने प्राप्त किया। किताब में 117 पेज पे है कि अधिक ऊंचाई वाले पिता के पुत्र की अधिक ऊंचाई एवं कम ऊंचाई वाले पिता के पुत्र की कम ऊंचाई होती है। अधिक ऊंचाई वाले पिता के समूह की औसत ऊंचाई की अपेक्षा उनके पुत्र की औसत ऊंचाई कम है और कम ऊंचाई वाले पिता के समूह की औसत ऊंचाई से उनके पुत्र की औसत ऊंचाई अधिक होती है। यानी कि यहाँ पे पुत्र की ऊंचाई और उनके पिता की ऊंचाई के बीच का संदर्भ में यानी वापसी का झुकाव दिखाई देता है। इस झुकाव के कारण ही मानव जाति वामन एवं खूब ऊंचे मनुष्य ऐसे दो विभागों में नहीं बांटते हैं। ये सर फ्रांसिस गाल्टन ने नियत संबंध का नाम दिया है। यानी नियत संबंध दो संबंधित चरों के बीच का फलनात्मक संबंध है। दो चरों के बीच कार्यकारण का संबंध होता है वह पूर्वधारणा के साथ चरों के बीच के नियत संबंध का अपने अध्ययन करेंगे। अब रेखिक नियत संबंध। रेखिक नियत संबंध में क्या होता है? कार्यकारण का संबंध। कार्यकारण का संबंध के साथ संबंध से जुड़े दो चर के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने वाली सांख्यिक मॉडल जिसके द्वारा अपने नियत संबंध मॉडल करते हैं और अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्यकारण का संबंध से जुड़े होने के दो चर जो होते हैं एक्स और वाई, उसके बीच के अपने संबंध को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते? सांख्यिक मॉडल तैयार करते जो नियत संबंध मॉडल उसे कहते हैं। अब कार्यकारण के संबंध से जुड़े चरों के कारण स्वरूप चर एक्स का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम निरपेक्ष या तो कारणभूत चर कहते हैं। यानी एक्स को क्या कहेंगे? निरपेक्ष चर कहेंगे। एक्स को अपने निरपेक्ष चर कहेंगे और दूसरा कार्य स्वरूप चर को वाई प्रदर्शित करेंगे जिसे हम सापेक्ष चर कहते हैं। यानी एक्स को निरपेक्ष चर, वाई को क्या कहेंगे? सापेक्ष चर। अब एक उदाहरण देखो तो विज्ञापन खर्च और बिक्री के बीच के संबंध में सामान्यतः विज्ञापन खर्च बढ़े उस कारण से बिक्री भी बढ़ती या घटती है। यानी विज्ञापन खर्च के निरपेक्ष चर एक्स के अनुरूप में बिक्री के सापेक्ष चर के रूप में लिखेंगे। अब वर्षा और चावल की पैदावार के बीच का भी संबंध कि वर्षा की पैदावार यह वर्षा पर आधारित है। यानी चावल की जो पैदावार है वो वर्षा के ऊपर आधारित है। वर्षा अधिक होगी तो चावल की पैदावार बढ़ेगी। यानी वर्षा को निरपेक्ष चर एक्स के रूप में
और चावल की पैदावार को सापेक्ष चर y के रूप में हमें प्रदर्शित करेंगे। अब अपने नियत संबंध मॉडल के सापेक्ष चर y को निरपेक्ष चर x के किसी भी योग्य गाणितिक फलन को प्रस्तुत करने के लिए अपने रेखिक नियत संबंध मॉडल जो दिया है मैंने सूत्र के y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस यू। y बराबर क्या है? सापेक्ष चर। x बराबर क्या है? निरपेक्ष चर। अब एक अचलांक है और b यानी बीटा भी कहते अचलांक, और u बराबर मॉडल का विक्षेपक चल है। अब अपने नियत संबंध रेखा का अनुवायोजन। अब नियत संबंध रेखा का अनुवायोजन अर्थात क्या कि जो दो सहसंबंधित चरों की विकीर्ण आकृति में यदि सभी बिंदु किसी एक रेखा के आसपास ही हो तो चरों के बीच रेखिक सहसंबंध है, ऐसा कह सकते हैं। दो चरों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने वाली रेखा से प्राप्त करने की विधि को नियत संबंध रेखा का अनुवायोजन कहते हैं। यानी कि दो संबंधित चर जो x और y है, अपने उसको विकीर्ण आकृति द्वारा जो दर्शाए और सभी बिंदु किसी एक रेखा के आसपास ही हो तो उसको अपने रेखिक नियत संबंध कहते हैं, और उसको प्रदर्शित करने वाली रेखा प्राप्त की जाए उस विधि को अपने नियत संबंध रेखा का अनुवायोजन कहते हैं। अब अपनी नियत संबंध रेखा के अनुवायोजन की दो विधियाँ हैं। नियत संबंध रेखा के अनुवायोजन की दो विधियाँ, उसमें पहली है विकीर्ण आकृति की विधि और दूसरी है न्यूनतम वर्ग की विधि। अपने विकीर्ण आकृति की विधि बाद में लास्ट में लेसन समाप्त होने के बाद में लास्ट में लेंगे। अब अपने नियत संबंधांक किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष चर के मूल्य में एक इकाई के परिवर्तन से सापेक्ष चर के मूल्य में होने वाला अनुमानित परिवर्तन। निरपेक्ष चर क्या है? निरपेक्ष चर x है और सापेक्ष चर y है। यानी एक इकाई के परिवर्तन से सापेक्ष चर के मूल्य में होने वाला जो अनुमानित परिवर्तन उसे अपने नियत संबंधांक कहते हैं। अब अपने सवाल में कई बार त्रुटि ढूंढने की आती है, तो अपने सापेक्ष चर के मूल्य के अनुमान में होने वाली भूल तो उसे अपने त्रुटि कहेंगे। अब अपने इस लेसन के अंदर जो लेसन नंबर 2 में अपने सूत्र सीखे थे उसी तरह का है, लेकिन इसके अंदर 3 पॉइंट ढूंढना है। एक पहला उसका सूत्र, अपने हमेशा y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए सवाल पूछा जाएगा, और अपने पहले नियत संबंध रेखा का समीकरण क्या है। तो ये जो y के ऊपर टोपी जैसा निशान लगाया है, y के ऊपर उसको कैप बोलते हैं, तो उसको अपने y कैप बोलते हैं, उसको अपने y कैप बोलते हैं। यानी y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, वाई कैप बराबर a प्लस बी एक्स। ये अपना सूत्र है, लास्ट सूत्र है। अपने पहले ढूंढने के लिए क्या करना है? b बराबर बी वाई एक्स, यानी y का x के प्रति नियत संबंधांक, y यानी कि सापेक्ष चर का निरपेक्ष चर पर परिवर्तन। अभी अपने सवाल के अंदर कौन कौन से पॉइंट ढूंढना है? एक तो पहला b ढूंढना, हमेशा पहले b ढूंढने का पहला जो सूत्र है वो, फिर पांचवा सूत्र a और छठा। एक सवाल के अंदर 3 पॉइंट ढूंढना है। अब जो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र जो लिखा है वो जो अपने लेसन नंबर 2 के अंदर x बार और y बार की संख्या जब पूर्णांक में आती थी, x बार ये संख्या जब पूर्णांक में आती तो अपने क्या करते थे वहाँ पे दूसरे लेसन में के सिग्मा x माइनस एक्स बार सिग्मा y माइनस वाई बटे में अपने वर्गमूल में करते थे। यहाँ पर वर्गमूल को हटा देना है और सिर्फ जो मैंने पहला सूत्र लिखा है कि b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का गुणा, और बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आएगा नहीं, सिर्फ x माइनस एक्स बार तक ही ढूंढना है।
तो अपने पहला जो एक्स और वाई की कीमत अपने ढूंढेंगे, एक्स बार वाई बार। यदि जो पूर्णांक संख्या आवे तो सूत्र नंबर 1 का उपयोग करेंगे। इस तरह से दूसरा नंबर के सूत्र में क्या उपयोग, सिग्मा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और बटे में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब अपने लेसन नंबर 2 के अंदर देखा था कि एक्स और वाई का उपयोग कब करेंगे, जब एक्स और वाई की संख्या मैंने बताया था 20 या उससे छोटी हो, यानी छोटी संख्या हो जो अपने स्क्वायर रूट करने में इजी हो, तब अपने एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बटे में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लेंगे और वर्गमूल लिखेंगे नहीं। तीसरा सूत्र अपने पास में क्या है कि बी बराबर एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू और सिग्मा वी, और बटे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। ये भी सूत्र अपने देखा था कि यू और वी का अपने कब उपयोग करने का, जब एक्स बार और वाई बार की संख्या अपूर्णांक में आए, तब अपने u और v के सूत्र से अपने u बराबर पता है कि u बराबर x माइनस ए और v बराबर y माइनस बी अपने सूत्र सीखा था। तो u और v कब उपयोग करना सूत्र में, जब सवाल के अंदर u और v की संख्या यानी x बार और y बार की संख्या अपूर्णांक में आए तब। अब अभी यहाँ पे एक चौथा सूत्र जो अलग है, थोड़ा सा अलग है, कि उसके अंदर क्या है कि b बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और सिग्मा वी बटे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस यू का होल स्क्वायर गुणा सी वाई अपॉन सी एक्स। अब यहाँ देखो कि लेसन नंबर 3 के अंदर 2 में क्या करते थे, अपने जो कॉमन निकलता था एक्स के अंदर से, मानो कि 10 कॉमन निकला कि 100 कॉमन निकला, तो अपने यू ढूंढते समय नीचे बटे में लिख देते थे, पर सवाल का उपयोग सवाल हल करते समय उसकी अपने गणना में ध्यान में नहीं लेते थे। लेकिन लेसन नंबर 3 के अंदर नियत संबंध ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए सी वाई अपॉन सी एक्स लिखने का, यू बराबर एक्स माइनस ए बटे में सी एक्स और वी बराबर वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। अभी ये 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा है, उसमें से कोई भी एक सूत्र का अपने उपयोग बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद में ए ज्ञात करेंगे। 5वां सूत्र जो ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार आएगा, ये सूत्र सबके अंदर समान रहेगा कि ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। और छठा सूत्र का उपयोग ए ज्ञात कर लो, उसके बाद में अपने वाई के ज्ञात करेंगे, वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। अब अपने उदाहरण चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 है। अब जो देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा है, किसी निश्चित कंपनी की एक मॉडल मोटर कार की आयु, उपयोग के वर्ष और उसका औसत वार्षिक निभाव खर्च हेतु प्राप्त किए गए अवलोकन निम्नानुसार। अपने मोटर कार की आयु को क्या मानेंगे, x, और औसत वार्षिक निभाव खर्च 1000 रुपये उसको y मानेंगे। अब अपने सवाल में क्या लिखा है कि उपरोक्त सूचना से निभाव खर्च का मोटर कार की आयु के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि मोटर कार की आयु 10 वर्ष तो निभाव खर्च का अनुमान कीजिए। तो अभी ये 10 वर्ष जो दिया है, बाद में उसका उपयोग वाई के ज्ञात करते समय होता है। पहले अपने वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए जो कोष्टक बनाते हैं, पहले मोटर कार की आयु एक्स, निभाव खर्च वाई, एक्स और वाई का आपने पहले देख लेते हैं कि एक्स की संख्या कितनी थी, 2 4 6 8, उसका कुल टोटल 20, और वाई की संख्या 10 20 25 30 मतलब 85। अपने देखते हैं कि एक्स और वाई में दिखाई देता है आप लोगों को कि संख्या छोटी है, 20 25 30 है थोड़ी, पर लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसलिए अपने क्या करेंगे, एक्स और वाई का गुणा करेंगे और एक्स का स्क्वायर ही करने का। यहाँ पर कंपलसरी एक्स बार और वाई बार याद करना जरूरी है। तो अपने एक्स ज्ञात करने, एक्स की संख्या कुल दी है 20
तो अपने एक्स बार ज्ञात करेंगे तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो अपने एक्स अपने ढूंढा है 20 और एन कितना है अपने पास 4 है, तो 20 को 4 से भाग दो तो कितना मिलेगा 5। इस तरह से वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन, 85 को 4 से भाग दिया तो 21.25। अभी अपने पहले बी ज्ञात करना है। बी ज्ञात करने से पहले अपने क्या करेंगे, छोटी संख्या मतलब एक्स और वाई। अब पहले एक्स और वाई का यानी बी 2 गुणा 10 करो तो 20 आएगा, 4 गुणा 20 करो 80 आएगा, 6 गुणा 25 करो 150 आएगा, 8 गुणा 30 करो 240 आएगा। यानी एक्स और वाई अपने गुणा कर दिया। अब एक्स और वाई की जोड़ कर दो, 20, 80, 150, 240, तो कितना मिलेगा 490। यानी एक्स वाई कितना आया 490। अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर गिरना है। एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64। तो अपना एक्स वाई कितना मिला 4, 16, 36, 64, 120। अभी यहाँ पर वाई स्क्वायर ज्ञात करना नहीं है। अब अपने क्या पहला ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है कि बी बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस कोष्टक में सिग्मा एक्स और सिग्मा दूसरे कोष्टक में सिग्मा वाई, यानी कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का गुणा करने का, और बटे में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो अपने पहले b बराबर दूसरा स्टेप करेंगे तो n बराबर अपने पास में कितना है 4, तो n बराबर 4 लिखा। अभी अपने सिग्मा एक्स वाई कितना ढूंढा है 490, सिग्मा एक्स वाई अपने ढूंढा है 490 माइनस सिग्मा एक्स अपने पास में कितना है 20 और सिग्मा वाई कितना है 85। तो सिग्मा एक्स का 20 और सिग्मा वाई का 85 और बटे में n बराबर 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 120 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स अपने पास में सिग्मा एक्स कितना दिया 20 दिया, तो 20 का स्क्वायर। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, अपने 490 को 4 से गुणा करो। 490 को 4 से गुणा करेंगे तो 1960 आएगा माइनस 20 गुणा 85, 30 गुणा 85 करेंगे तो 1700 आएगा। 20 गुणा 85 गया 1700 है, बटे में 4 गुणा 20 करो, सॉरी 4 गुणा 120 है, 4 गुणा 120 तो 480 और माइनस 20 गुणा 20 तो कितना आएगा 400। अब अपने चौथा स्टेप में क्या करेंगे, 1960 माइनस 1700 तो कितना आया 260, बटे में 480 माइनस 400 तो कितना मिल गया 80। तो अब अपने क्या करेंगे, 260 को 80 से भाग देंगे, 260 को 80 से भाग देंगे तो कितना आया 3.25 आया 3.25। अब अपने को बी मिल गया, अपने को बी कितना मिला 3.25। अब अपने दूसरा स्टेप क्या करना है, ए ज्ञात करना। अब अपने ए ज्ञात करना है એટલે वाई बार एक्स बार वाई बार और बी के मूल्यों को ए के सूत्र में रख दो। अपना ए का सूत्र क्या है, तो ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। अपने वाई बार की कीमत कितनी ढूंढी है 21.25, वाई बार की कीमत अपने 21.25 ढूंढे वो लिख दो, माइनस अपने बी की कीमत ढूंढी 3.25, तो बी की कीमत 3.25 लिखी और एक्स बार अपने ढूंढा हुआ है 5, एक्स बार ढूंढा हुआ है 5, तो अपने सूत्र में कीमत रख दी। अब अपने क्या करें, पहले 3.25 गुणा 5 कर दो, 3.25 गुणा 5 करो
तो 16.25 आएगा। 3.25 गुणा 5 करो तो 16.25। तो 21.25 माइनस 16.25 तो कितना आया? ए बराबर 5 आया। अब अपने ए बराबर 5 मिल गया। अब अपने क्या करना है? निभाव खर्च। तुमको सवाल में लिखा है कि उपरोक्त सूचना से निभाव खर्च का मोटर कार की आयु, निभाव खर्च क्या है उसको क्या माना है? वाई मानते हैं अपने। तो वाई का एक्स के प्रति कार के आयु यानी वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने का सूत्र वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। अब वाई के बराबर ए बराबर कितना ढूंढा अपने? 5 ढूंढा। फिर प्लस करके बी बराबर कितना ढूंढा अपने? 3.25 और एक्स। अब आप एक्स की कीमत कहाँ से लेंगे? तो सवाल के अंदर लिखा है कि यदि मोटर कार के आयु 10 वर्ष हो, सवाल में लिखा है यदि मोटर कार की आयु 10 वर्ष हो तो निभाव खर्च का अनुमान करो। तो अपने x बराबर कितना लिखेंगे? 10। तो 5 प्लस 3.25 गुणा 10। अपने 5 प्लस 3.25 को 10 से गुणा करो तो 32.5 आएगा। तो 5 प्लस 32.5 तो कितना मिलेगा? 37.5। ए वाई के बराबर 37.5 यानी कि कार का आयु 10 वर्ष हो तब उसका अनुमानित निभाव खर्च कितना होता है? तो 37.5 हजार। हजार में तो 1000 लिखेंगे। अब आप आपने देखो कि दूसरा उदाहरण जो है वो दूसरा उदाहरण ये जो पहला उदाहरण चला वैसा ही है, इसलिए तुम लोग अपने आप घर पे करोगे। पहले इसके अंदर सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सवाल के अंदर स्पष्ट लिखा होगा कि नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। 5 मार्क्स के सवाल में एफ सेक्शन में 5 मार्क्स में आता है वो कोई भी मेथड का एक सवाल। तो अपने ये जो उदाहरण नंबर 1 सीखा ऐसा है, उदाहरण नंबर 2 है तुम घर पे करोगे। अब मैं सिखा रही हूँ उदाहरण नंबर 3। पहले अब देखो कि उदाहरण नंबर 3 के अंदर क्या दिया है। एक कंपनी के कार सर्विस सेंटर से दुर्घटनाग्रस्त कार के रिपेयरिंग हेतु लगने वाले समय एवं रिपेयरिंग खर्च के बीच संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्र की गई है। अपने कार के रिपेयरिंग का समय लिखा गया है। कार के रिपेयरिंग का समय मानो घंटे में और रिपेयरिंग खर्च 1000 रुपयों में। तो अपने x बराबर क्या लेंगे? रिपेयरिंग कार्य का समय मानव घंटे उसको x द्वारा दर्शाएंगे और रिपेयरिंग खर्च 1000 रुपये उसको y द्वारा दर्शाएंगे। अब अभी अपने जो नीचे लिखा है उपरोक्त सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। लिख दिया है y का x के प्रति। यदि कार्य के रिपेयरिंग कार्य में 50 मानव घंटे लगे तो रिपेयरिंग खर्च अपना कितना आता है वो ज्ञात करना है। अब अपने ज्ञात करने से पहले अपने क्या करेंगे? कोष्ठक की गणना करेंगे। पहले कोष्ठक में पहले x और y की कीमतें लिखें, फिर आगे कोष्ठक चलेंगे कि कौन सा सूत्र डालना है। अपने पहले x में देखो 32, 40, 25, 32, 40, 25, 29, 35 और 43। ये सबकी जोड़ करो तो कितनी आती है? 204। अब 204 आई तो उसको क्या करेंगे? n बराबर 6 से भाग देंगे। तो 204 को 6 से भाग दिया तो कितना मिला? 34। x बार अपने पास कितना आया? 34। अब इस तरह से अपने y की गणना करेंगे कि 25, 35, 38, 18, 22, 28, 46। तो कुल टोटल हो गया 174। अब 174 को 6 से भाग दो तो कितना मिला? 29। तो y बार बराबर 29 आया। अब अपने मालूम है कि x बार और y बार की संख्या x बार और y बार की संख्या पूर्णांक में हो तो x बार और y बार की संख्या पूर्णांक में तो अपने कौन सा सूत्र लेते हैं? x माइनस एक्स बार
और y माइनस वाई बार बटे में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सूत्र लेंगे। तो अपने तीसरा कोष्टक बनाएंगे x माइनस एक्स बार। अपने पास में x बार कितना मिला है 34 और x बराबर क्या है तो अपने देखे कि x बराबर 32 दिया है, तो 32 में से 34 माइनस करो। 32 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2। और उसके बाद में 40 में से 34 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 25 में से 34 माइनस करो तो 9 आएगा। 29 में से 34 माइनस करो तो -5 आएगा। 35 में से 34 माइनस करो तो 1 आएगा। 43 में से 34 माइनस करोगे तो 9 आएगा। x माइनस एक्स बार अभी प्लस प्लस की जोड़ और माइनस माइनस की जोड़ करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो पहले प्लस माइनस की जोड़ करती हूँ। 2 + 9 + 5 तो 16 आया। अब प्लस की करूँ तो 6 + 1 + 9 तो 16 हो गया। -16 और +16 तो 0 हो गए। x माइनस एक्स बार की कीमत 0 हो गई। अब अभी y का देखिए, y माइनस वाई। अभी y बार अपने पास में अपने 29 ढूंढा हुआ है, तो y की कीमत कितनी है 25। 25 में से 29 माइनस करो तो कितना आता है -4 आएगा। इस तरह से 35 में से 29 माइनस करो तो कितना आएगा 6 आएगा। 18 में से 29 माइनस करो तो -11 आएगा। 22 में से 29 माइनस करेंगे तो -7 आएगा। 28 में से 29 माइनस करो तो -1 आएगा। 46 में से 29 माइनस करो तो 17 आएगा। अब इस तरह से अपने जो y माइनस वाई बार की कीमत ढूंढी, अपने माइनस की संख्या करके 4, 11, 7 और 1 तो 23 आया हुआ है। अब प्लस में देखेंगे 6 और 17 तो 23, -23 और +23 में 0 हो गया। अब अपने पांचवा कोष्टक क्या बनाएंगे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, यानी कि x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का अपने गुणा करेंगे। -2 गुणा -4 तो कितना होगा 2 चौक 8 हो जाएगा। अब गुणा के अंदर नियम मालूम है कि दोनों संख्या माइनस में हो तो प्लस हो जाती है। अब आगे 6 गुणा 6 तो 36, फिर -9 गुणा -11 એટલે 99 हो गया प्लस में। -7 -5 गुणा -7 એટલે 35 प्लस में आ गया। अब यहाँ देखो 1 गुणा -1 तो गुणा के नियम के अंदर एक प्लस में संख्या हो और एक माइनस में संख्या हो तो माइनस ही रहेगा, इसलिए -1। फिर 17 गुणा 9 किया तो 153 आया। तो अब क्या करो, सब संख्या अपने पहले जोड़ दो, एक खाली -1 को छोड़ देने का। 8, 36, 99, 35, 153 तो अपने पास में 331 आता है। अब 331 में से एक माइनस कर दो, यानी 330 मिलेगा। जो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कितना मिला अपने को 330। अब अपने क्या करें, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करें। तो x माइनस एक्स बार आपने ज्ञात किया है -2 तो -2 गुणा -2 तो 4 हो जाएगा। 6 गुणा 6 करेंगे तो 36। 9 गुणा 9 करो 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पता है। -5 गुणा -5 प्लस 25। 1 गुणा 1 1। 9 गुणा 9 9 81। तो अपने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना ढूंढा तो 4 + 36 + 81 + 25 + 1 + 81 तो 228। अब अपने सूत्र का उपयोग पहले क्या करना, b ज्ञात करना है। ध्यान रखना b ज्ञात करना है पहले। अब यहाँ पे सूत्र में क्या लिखेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अपने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई कितना दिया है 330।
30। तो 330 बटे में x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना आया है 228। तो अपने 330 को 228 से भाग दे दो। 330 को 228 से भाग देंगे तो 1.4474। अपने मालूम है कि दशमलव के बाद एक 1 का 1 लिख देंगे, 4 पीछे 7 है तो 7 है तो आगे 4 के अंदर 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 1.45 आएगा, यानी b बराबर 1.45। अब अपने b ज्ञात किया तो तुरंत ही ध्यान में रखना है कि अपने आप क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। a ज्ञात करने समय क्या पहले एक्स बार वाई बार और b के मूल्य सूत्र में डाल देना है, यानी a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। a का सूत्र क्या है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। अपने वाई बार कितना है अपने पास में 29 है और अपने b ज्ञात किया तो माइनस 145 और एक्स बार कितना ज्ञात किया है 34। तो एक्स बार 34 है, कोष्टक में 34 लिखेंगे। तीसरा स्टेप करेंगे 29 माइनस 145 को 34 से गुणा करो। 145 को 34 से गुणा करेंगे तो 1.45 को 34 से गुणा करेंगे तो 49.3। 1.45 को 34 से गुणा करेंगे तो 49.3। अब अपने 29 में से 49.3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 20.3 माइनस आएगा, क्योंकि 29 में से 49 नहीं जा सकता, 49 में से 3 करो એટલે बड़ी संख्या का निशान रहेगा, એટલે ए बराबर अपने को मिला -20.3। अब अपने बी मिला बी मिल गया, ए मिल गया, तो अब क्या ज्ञात करना अपने को वाई के ज्ञात करना है। और वाई के ज्ञात करने के लिए पहले लिख देने के वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। इस सूत्र क्या है, तो वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। अब अपने ए कितना ज्ञात किया -20.3 प्लस बी कितना ज्ञात किया है 1.45 और एक्स। अब एक्स की कीमत तुम लोगों को सवाल के अंदर दी होती है, सवाल के अंदर दी हुई है, लास्ट लाइन में लगभग देते ही है, यदि रिपेयरिंग खर्च 50 मानव घंटे लगते हो तो अपने x बराबर क्या ध्यान रखना 50। तो 50 1.45 को 50 से गुणा करो, तो 1.45 को 50 से गुणा करेंगे तो 72.5 72.5। अब माइनस पहले -20.3 प्लस 72.5, तो अपने 72.5 में से 20.3 माइनस करेंगे तो 52.2 आएगा और संख्या प्लस में रहेगी, यानी y के बराबर 52.2। अब जब रिपेयरिंग कार्य का समय 50 मानव घंटा हो तो रिपेयरिंग कार्य का खर्च अनुमानित खर्च कितना आएगा, तो 52.2 हजार रुपया होगा। अब अपने देखो कि अपने सवाल के अंदर आज मैंने चैप्टर के अंदर जो थियरी समझाई, सूत्र कराया, वह सूत्र उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और स्वाध्याय का 3.1 होमवर्क में करना है और साथ में सूत्र याद करते जाने का।